चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम फ्रैक्शन प्रॉब्लम कंप्लीट कर चुके थे और हमने वर्क डन प्रॉब्लम भी कंप्लीट कर ली। वर्क डन प्रॉब्लम का हमने कुछ एक या दो क्वेश्चंस देखे थे। आज मैं थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूँ वर्क डन प्रॉब्लम में। हम एक बार एक और क्वेश्चन करके देखेंगे, फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़े। ठीक है, चलो। तो वर्क डन प्रॉब्लम को एक बार अच्छी तरह गो थ्रू कर लो। क्या क्या पॉइंट्स थे, टुगेदर में हम कैसे निकालेंगे, उसका रूल क्या था कि वर्क डन हम एक दिन का निकाल लेंगे, टोटल टाइम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है, 1 आता है। ये चीजें हम पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसके ऊपर एक और क्वेश्चन। सर विनायक को इन कर लो। ओके बेटा। सर प्रेक्षा को भी इन कर लेना। ओके बेटा। बाबू विनायक तो नहीं है लिस्ट में। सर अंशिका को भी कर लिया बाबू, मैंने सबको एंटर कर दिया। चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करके देखेंगे आप सभी के सभी। चलिए लिखिए। Excuse me, sir. Sir? Sir? तो अंशिका को इन कर लो। ओके बेटा, चलिए एक बार खुद से एक बार ट्राई कीजिए सभी से। सर डन। ओके ओके, बोलिए मत।
चलो ट्राई करके देख रहे हैं हम सभी। चलो अब मुझे क्या क्या दिया हुआ है वो ही हम पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। यहाँ पर हमें दो पर्सन्स के बारे में बात करना है, एक मैन की और एक बॉयज की, तो लेट कर लेते। लेट let the time taken by one man to complete the work। ठीक है, हमने लिया that will be x। ठीक है, x दिन के अंदर वो काम करता है। अगर वन बॉयलर ले वो करता है y डेज। ठीक है, हमें ये लेट कर रही है, हमें 4 लाइनें लेट करनी है, ये लेट कर ली। अब 2 लाइनें वन डे वर्क निकाल लेंगे, वन डे वर्क। ठीक है, वन डे वर्क। ठीक है, बाय मैन इज इक्वल टू में 1/x वर्क बाय बॉय दैट इज 1/y। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूं, अब हम सीधा स्टेटमेंट बनाएंगे। कहता है 2 men or 7 boys can do a work in 4 days। तो पहले हम टुगेदर वर्क निकालें, टुगेदर वन डे वर्क। ठीक है, अच्छा मैन कितने हैं, 2, तो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 2/x 2/x। अच्छा कितने बॉयज हैं, 7, तो 7/y, ये हमारे पास वन डे वर्क है। अब सभी को रूल पता है, टोटल टाइम इनटू में वन डे वर्क, वो उसका प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। तो हम सीधा सीधा रख देते हैं कि दैट विल बी टोटल टाइम दिया हुआ मुझे, टोटल टाइम इसका दिया हुआ है 4 डेज। तो हम रख देते हैं टोटल टाइम इनटू में वन डे वर्क इक्वल टू में 1। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा 4 इनटू में दैट इज 2/x 7/y इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस 4 को नीचे ले जाते हैं, नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई कर। तो यहां आ जाएगा 8/x प्लस 7/y, सॉरी 28/y इक्वल टू में 1। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना, इसको हम बाद में देखते हैं। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। अब वो क्या दे रहा है, द सेम वर्क इज डन इन 3 डेज बाय 4 men। मतलब 4/x प्लस 4/y, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम कितने से, दैट विल बी 3 से इक्वल टू में 1। वही टुगेदर वर्क निकाल लिया, वन डे यानी 3 दिन का टोटल टाइम था, और इक्वल टू में 1 रख के करके देखते हैं। तो यहां देगा 12x प्लस 12y इक्वल टू में 1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब मैंने दोनों इक्वेशंस को देखा, यार ये तो रिड्यूसिबल फॉर्म बन रही है, तो हमें इसको रिड्यूसिबल की तरह सॉल्व करना पड़ेगा। लेट कर लेते हैं सॉल्व, यानी लेट 1/x इज इक्वल टू में p और 1/y इज इक्वल टू में, हम ये सीख चुके हैं पहले से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8p प्लस 28q इज इक्वल टू में 1, 12p 12q इक्वल टू में 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं थर्ड और इसको मान लेते हैं सॉल्व थर्ड एंड, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां आ जाएगा 8p प्लस 28q इक्वल टू में 1, 12p 12q इक्वल टू में 1। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे हम, दैट विल बी 12 से, और इसको करेंगे हम 8 से। अब बचा कहते हैं सर इसमें तो कैंसिल हो रहा है, तो कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 2, तो ऊपर वाली को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली को 2। जितना हम रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करना है, 3 से करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 24p प्लस 28 इंटू में 3 6 Sir, 76. No, sir. 74 आएगा, 84. 84 सर, 84 q इक्वल टू में 3, 2 से करेंगे 24p 24q इक्वल टू में
दैट विल बी, ठीक है। नहीं अच्छा p का कोएफिशिएंट सेम आ रहा है पर नेगेटिव साइन का नहीं है, नेगेटिव करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 84 में से 24 गए, दैट विल बी 40 60 60. और यहाँ पर आ जाएगा तो 1/6। अब पुट कर देते हैं किसी भी क्वेश्चन में, लेट्स सपोज मैंने 3 में पुट कर दिया, पुट इन थर्ड इक्वेशन, अगर मैं 4 के टेबल पे काटूं तो ये जाएगा 15 पे, ये जाएगा 7 पे, इधर जाके माइनस होगा, 8p is equal to में 1 minus 7 by 15 which is equal to में 8 by 15, तो p कितना आ जाएगा, दिस इज ऊपर आएगा 8, नीचे आएगा 8 by 15, 8 से 8 भी करेगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी 1 by 15, और मुझे तो x और y की वैल्यू निकालनी, तो अपोजिट कर देते हैं फटाफट, तो मेरे पास x कितना है 1 by p यानी 15 के बराबर हो जाएगा, और y किसकी इक्वल है 1 by q, वो 60 की इक्वल है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जगह अगर मेरे पास कहां पे लेट किया था 1 by x p है तो x कितना होगा 1 by p के बराबर होगा, अपोजिट कर दिया, अब मुझे स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ रही है, तो हम लिख देते हैं x माना था हमने 1 मैन था, तो दैट इज वर्क डन बाय 1 मैन alone is equal to में that will be 60 days, sorry 15 days, or that is work done by one boy alone, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से करना होता है हमें, बस हमें जब भी हमारी स्टेटमेंट बनेगी तो ये याद रखना है रिड्यूसिबल फॉर्म बनेगी और उसको हमें सॉल्व करना आना चाहिए। इसमें एक ही रूल हमें याद रखना है, टोटल टाइम इज इक्वल टू में जो भी दे रखा है वन डे वर्क इक्वल टू में क्या रखना है, ठीक है। बता रहा था सर जो आपने सेकेंड इक्वेशन फॉर्म किया वो एक और बार बता दो। क्या कह रहे हो बेटा, सर अंशिका को इन कर लो प्लीज। सर जो आपने सेकेंड इक्वेशन फॉर्म किया वो एक और बार बता दो। बाबू यहाँ पर हमें 4 मैन और 4 बॉयज दे रखे थे, जैसे हमने फर्स्ट वाली लिख करी है 2/x, अगर 2 मैन थे तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, अगर 7 थे तो उसको 7 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमने वही किया, 4 मैन है तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 बॉयज है तो ये एक दिन का काम आ गया, एक दिन को टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 3 दिन का काम दिया हुआ था टोटल टाइम इसमें, तो टोटल टाइम 1 डे वर्क इक्वल टू में 1। सर इक्वल टू 1 क्यों लिखा है? अरे यहाँ पर सिखाया तो है बाबू ये वाला लॉजिक, ओके सर। ठीक है एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर लास्ट में जो क्वेश्चन के लास्ट में जो आपने स्टेटमेंट लिखी है उसमें वर्क डन की जगह टाइम टेकन नहीं आना चाहिए। अरे यस यस यस, ठीक है ये पूरा लिख लेना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क डन बाय वन मैन, इसमें भी ये लिख लेना, ठीक है फटाफट करो।
फास्ट कीजिए थोड़ा। चलिए मैं रब कर रहा हूँ। सर सबसे 2 राइट मिनट। साइड वाला मत करना। कर लो आप फटाफट फिर एक बार। चलिए मैं रब कर रहा हूँ अब। चलिए अब थोड़ा सा गैप दे दीजिए, थोड़ा सा नया पेज निकाल लीजिए, नई प्रॉब्लम कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जरूर आता है, विच इज कॉल्ड एज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम। पहले तो इसको समझते हैं, ये अपस्ट्रीम का मतलब क्या है और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, फिर हम इसके आगे बढ़े। लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी एक तालाब के अंदर हम अपनी बोट चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं,
तो मैंने यहाँ पर एक ये ले लिया, ठीक है, ये बोट इधर मूव कर, ठीक है। अभी पानी कुछ भी नहीं है, पानी यानी पानी की स्पीड कुछ भी नहीं है, पानी स्टिल है, तो बोट चल रही होगी, तो वो नेचुरल स्पीड होगी बोट की, तो हम उसको बोलते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, उसको क्या कहते हैं, स्टिल वाटर। जब पानी रुका हुआ है और बोट चल रही है, यानी वाटर क्या स्टिल है और बोट चल रही है, तो उसको बोलेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट। ये नहीं बोलेंगे इन स्टिल वाटर पूरा बोलेंगे। बच्चा कहता है सर लेट द स्पीड ऑफ बोट ही बोल दो ना भाई। अब सेकंड वाला केस देख, अब हमारे पास क्या है, चलो अब तुम्हें क्या लगता है, तुम वो बताओ। बोट इधर जा रही है, ठीक है, और पानी का भी बहाव इधर है। बोट की स्पीड मैंने मान रखी है लेट सपोज x किलोमीटर पर आवर, इसको मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड देखिए y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट इधर जा रही है x किलोमीटर पर आवर से, और पानी इधर की तरफ जा रहा है, इट इज y किलोमीटर पर आवर। तुम्हें फर्स्ट वाले केस में क्या लग रहा है कि स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? तो बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। सर स्पीड बढ़ेगी। बढ़ जाएगी, ऐसे कैसे क्यों बढ़ेगी, बताना एक बार। सर क्योंकि सर जो वाटर का फ्लो है सर वो भी उसी साइड है और वो भी उसी बोट side की जो डायरेक्शन है वो भी उसी साइड है, तो सर वो उसी तरफ है। जैसे हम बचपन में क्या करते थे, लेट सपोज जहां हवा चल रही होती थी ना, हवा जहां चल रही होती थी, हम बैडमिंटन ना वही खेलते थे। आपने भी बचपन में किया होगा, लेट सपोज हवा इधर चल रही है, या किसी ने पतंग उड़ाई होगी तो उसको पता होगा। हम ना क्या करते थे, अगर हम चिड़ी छिक्का खेल रहे हैं तो हम हल्का सा भी मारते तो बहुत तेज जाते, बिकॉज उसकी स्पीड में स्पीड ऑफ जो एयर थी वो भी ऐड हो जाती। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, जब दोनों के दोनों बोट एंड पानी सेम डायरेक्शन में होता है तो उसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। तो दिस इज व्हेन बोट एंड वाटर, अच्छा वाटर को हम स्ट्रीम भी बोलते हैं, आर इन सेम डायरेक्शन। जब वो सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मम्मी मैम किसी का माइक ऑन है। दोनों ऐड हो जाएंगे। सभी अभी ना देख, अब एक्स इधर जा रहा है, बोट इधर जा रही है, पानी उसके अपोजिट जा रहा है, तो पानी क्या कर रहा होगा, वो बोट को रोक रहा होगा, तो उसको बोला जाता है अपस्ट्रीम। तो when boat and स्क्रीन टर्न हो गई। okay, I'll check. When boat and stream are
in opposite direction, ठीक है, इसमें क्या था, that will be are in same direction, तो उसको बोला जाता है that upstream, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, that will be speed of boat in upstream, that is x minus y किलोमीटर पर। अब बच्चा कहता है सर यहाँ पे y माइनस एक्स क्यों नहीं होता, आपने हमेशा x को ही क्यों आगे रखा, ये याद रखना है, मैं यहाँ पे कंडीशन पे लिख रहा हूँ कि दैट विल बी, नोट बना के लिख लेना इसी के नीचे कि दैट विल बी स्पीड ऑफ बोट is greater than speed of stream. अब तुम लोग ऐसा क्यों, ध्यान सुनो, इस वाले केस में अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमारी गाड़ी चलेगी, बिल्कुल चलेगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मेरे पास पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी और बोट की स्पीड कम है, लेट्स सपोज बोट जा रही है 10 की स्पीड से और पानी का बहाव है यहाँ पे 20 की स्पीड से, क्या बोट वहां जा पाएगी, बताइए? नो सर, रिवर्स हो जाएगा बोट के डायरेक्शन। तो उसी डायरेक्शन में चलने लग जाएगी, उसी डायरेक्शन में चलने लग जाएगी, हमें तो अपोजिट चलानी है, तो याद रखना बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए पानी से, तभी वो अपोजिट में जा पाएगी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब बच्चा कहता है, सुनो ध्यान से लिखो, बच्चा कहता है सर ये मुझे याद ही नहीं होता अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, आपने तो हमें समझा दिया कि अगर सेम डायरेक्शन में तो डाउनस्ट्रीम और अगर अपोजिट में तो अपस्ट्रीम, ये हमें याद ही नहीं होता सर, हम भूल जाते हैं, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, लेट्स सपोज हम छत पे हैं और हमने छत से छलांग लगा दी, लगा मत देना, जस्ट इमेजिन करना, तो जब हम नीचे आते हैं तो हमारी स्पीड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? इंक्रीज। इंक्रीज यानी डाउन में इंक्रीज, डाउन स्ट्रीम इंक्रीज एक्स प्लस वाई है, और जब हम छत पे चढ़ते हैं, हम ऊपर चढ़ रहे हैं, छत से ऊपर जा रहे हैं, तो हमारी स्पीड अपने आप ही कम होती जाती है, या मैं किसी बॉल को ऊपर थ्रो करता हूं तो उसकी स्पीड कम होती है, आप सभी को पता है, तो देखो अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई, ठीक है, अब याद हो जाएगा, जब नीचे आ रहे हैं यानी डाउन, तो डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है और दैट विल बी उसमें अपस्ट्रीम में माइनस, ठीक है, अब उतार, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, सर हमें भी बनानी है बोट? बिल्कुल बनानी है, सर डन। ओके,
चलो क्वेश्चन करके देख रहे हैं आप। रब कर रहा हूं मैं ऊपर से, सर 2 मिनट। ऊपर से कर रहा हूँ सर बस। रुक जाओ। ओके सर। और वो टाइम हो जाएगा, फटाफट करते हैं। चलो अब इसमें हमें चार चीजें कौन कौन सी लेट करनी है वो हम देखते हैं। जैसे हमने सब में लेट किया था, अब इसमें हमें और क्या क्या चीजें लेट करनी है ये तो हमने सीख लिया। अब हमें लेट कैसे करना है, चलो वो देखते हैं। ये वाला रब कर रहा हूं। नो सर। चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, तो फटाफट मेरे साथ साथ लिख लीजिए सब। लेट द स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू, मैं x किलोमीटर पर आवर लिख दूं। यस सर। फटाफट बोलो। नो सर, स्टिल वाटर प्रोजेक्ट। यस, हम कभी भी स्पीड ऑफ बोट नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी रुका हुआ है तो हम वही लेट करेंगे, दैट विल बी इन स्टिल वाटर, दैट इज x किलोमीटर पर। मैं इस पे अंडरलाइन कर रहा हूं, यानी ये वर्ड आपको याद रखना ही रखना। अच्छा, यही सेम प्रॉब्लम आपकी चैप्टर नंबर 4 में भी है, तो अगर यहां पर सीख लोगे तो चैप्टर नंबर 4 में भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड बात हमें क्या मानना है? सेकंड हमें मानना है लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, दैट इज बाय किलोमीटर पर। यानी ये दो चीजें तो लेट करनी करनी। अब दो चीजें और हो जाएंगी इसके साथ, दैट इज स्पीड इन अपस्ट्रीम, द स्पीड ऑफ बोट चलिए फटाफट उतारिए। माइक ऑन है, किसका माइक ऑन है? क्या कर दोस्तों, जाके बाहर बात करो। सर ऊपर का नोट भी ऐड कर दो। थोड़ा फास्ट लिखिए क्योंकि इसका क्वेश्चन लेंथी है बेटा। चलिए मैं रब कर रहा हूं, ऊपर से रब कर रहा हूं। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, और यही क्वेश्चन आएगा आपके स्कूल्स में।
चलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं, प्लीज आप यहां पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मुझे क्या दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको इसमें डिफरेंट लैंग्वेज बन सकती है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा डिफरेंट लैंग्वेज। इसमें बोल रहा है कि मेरे पास 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। अगर उसको 13 घंटे लगते हैं अगर वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाए। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द बोट। मैंने वही लिख लिया, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्ट्रीम की 5 किलोमीटर पर आवर, बोट अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ये चार लाइन तो हमें लिखनी है अबाउट फर्स्ट केस फर्स्ट। पहले मैं आपको एक और फॉर्मूला दिखा रहा हूं। अच्छा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन, बहुत बड़ा। इससे अगर मैं टाइम का निकालता हूं तो टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में। ठीक है, अब मैंने टाइम ही क्यों निकाला, क्योंकि मुझे टाइम की कंडीशन है कि 10 घंटे लगे और यहां पर 13 घंटे। ठीक है, मैं फर्स्ट केस निकाल, देखो लिखने का तरीका देखना मेरा। केस नंबर 1 सॉल्व तो हम आराम से करें। मेरे को टाइम ऑफ दैट विल बी डाउन और टाइम ऑफ अप दोनों में 10 घंटे। अगर मैं डाउन जाऊं और अप जाऊं दोनों को मिलाकर मुझे 10 घंटे लगे। टाइम देखो वो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अच्छा, डाउन में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है फर्स्ट वाले केस में बताइए? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। 44। अच्छा, डाउन में स्पीड क्या थी मेरी? डाउन में थी सर स्पीड x + y, तो हमने x + y लिखा। अच्छा जी, प्लस अप में मेरी डिस्टेंस कितना है? अप में 30, फर्स्ट वाले केस में 30। स्पीड कितनी है? x - y और इक्वल टू, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। केस नंबर सेकंड देखो। केस नंबर सेकंड में भी तो ये रहेगा, टाइम ऑफ डाउन प्लस टाइम ऑफ अप। अब वहां पर 13 घंटे हो गए। अच्छा, सेकंड वाले केस में मैं डाउन कितना जा रहा हूं? 55, तो यहां देगा 55 अपॉन में डाउन की स्पीड x + y। समझ में आ रहा है ना? टाइम का हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ऊपर पे डिस्टेंस रख रहा हूं, नीचे स्पीड रख रहा हूं। तो डाउन में डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया 55, स्पीड कितनी है? x + y। अच्छा जी, अप में मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? अरे यार, तो 40, तो यहां देगा 40 अपॉन में x - y इक्वल टू। इस टाइप को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है, कौन सी टाइप है? रिड्यूसिबल। अच्छा, इसमें एक और हमने फॉर्म देखी थी रिड्यूसिबल में, डबल एलिमिनेशन। क्या लग रहा है डबल एलिमिनेशन? जब भी नीचे x और y का कॉम्बिनेशन होगा तो डबल एलिमिनेशन है। हाँ, ये रिड्यूसिबल फॉर्म है। तो रिड्यूसिबल फॉर्म में हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था, डबल एलिमिनेशन। जब भी नीचे x और y का कोई भी रिलेशन दे रखा होगा तो वहां पर हमेशा डबल एलिमिनेशन। तो अब सॉल्व करके देखते। तो यहां पर मैं फिर से लेट करूंगा, लेट 1 अपॉन में x + y को p और 1 अपॉन में x - y। तो यहां पर देखो स्टेटमेंट क्या बनेगी? क्या बनेगी? 44 p 30 q इज इक्वल टू में 10। अच्छा जी, 55 p प्लस 40 q इज इक्वल टू में 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर। अगर मुझे सॉल्व करना है तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 55 से, नीचे वाले को कर देते हैं 40। सर ये तो कैंसिल होता है, कैंसिल कर। ऊपर वाले को करते हैं 5 से, नीचे वाले को करते हैं 4 से। करके देखें। तो अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 45 44 into में 5 तो कितना आएगा? 210। ठीक है, p plus 150 q is equal to 50। 220 p plus 160 q
इज इक्वल टू में 13 चौके 26 26 52। ये कैंसिल, ये आ जाएगा -10 क्यूब इज इक्वल टू में 2, वो भी माइनस माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्यू आ जाएगा 1/2। दैट इज सो इजी। अब किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, थर्ड इक्वेशन में पुट करो, इस वाली इक्वेशन पुट q इज इक्वल टू में 1/5 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन 44 p + 30, ये पूरा पूरा जाएगा 6, 6 उधर जाके माइनस होगा, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 1/11। पर हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मैं x और y की वैल्यू निकालता हूं। अच्छा, ऊपर से बस क्वेश्चन रब कर रहा हूं, क्वेश्चन रिटर्न सभी ने। यस सर। चलिए, अब मैंने यहां पर माना हुआ था, अगर हम देखें तो दैट विल बी x + y 1 में x + y इज इक्वल टू में p, और p की वैल्यू हो रही है 1/2। ये इधर जाएगा, ये इधर, तो x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हम मान लेंगे 5, ठीक है ना, इसको हमने माना था थर्ड, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी, और ये हमारी ऐसी में x - y को हमने माना था q which is equal to 1/5, ये इधर, ये इधर, दिस इज x - y is equal to, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन है। अब सॉल्व कर, सॉल्व फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है जी, सॉल्व करके देखो, ये भी रख करो, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x + y is equal to 11, x - y is equal to 11। अब y का कोएफिशिएंट सेम और नेगेटिव है, तो उसको कैंसिल कर देते हैं फटाफट, तो 2x is equal to में 16, x की वैल्यू 8। अच्छा जी, put in fifth equation, so that is 8 + y is equal to में 11, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो आप यहाँ पे सभी के सभी देख पा रहे हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 8 और y की वैल्यू आ रही है 3। अब मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो आ रही है हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ वाटर वो आ रही है हमारे पास 3 किलोमीटर। आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्पीड है हमारी बोट की इन स्टिल वाटर, वो ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू वाटर, और ये हमेशा रहेगी। जब मैं फोर्थ चैप्टर में क्वेश्चन कराऊंगा, तो ये जो मैंने कंडीशन लिखवाई थी, अगर आपको ये याद होगी तो आपका क्वेश्चन तभी गलत है, नहीं तो आप गलत करके आओ, ठीक है। चलो फटाफट।
चलिए, तो आप नेक्स्ट क्लास तक इतना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तक करके रखेंगे, आप उतार लीजिए आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के आगे हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारी 1 या 2 प्रॉब्लम्स और बची हुई हैं जिसमें हम मिसलेनियस टाइप को भी कंप्लीट करेंगे। तो आप आराम से ये उतार लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत लगी, अच्छा आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है, आप अपने मॉड्यूल से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलो गुड बाय।